की बातों में जुड़ी दो तीन बातें ऐसी बिल्कुल जिसमें यह बात है कि अभी का जो समय है जिसको हम समकालीन दौर कहते हैं वो एक एक अलग अलग तरह का है। और ये बात मैं भी महसूस करता हूँ कि यह एक अलग दौर है, इसकी अलग परिस्थितियां हैं, यह समय एक अलग है। और ऐसा मुझे लगता है कि हर दौर के लेखकों को, हर दौर के लोगों को लगता होगा कि यह एक अलग समय है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। और एक हमेशा पीढ़ी का संघर्ष भी रहा है कि पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी दोनों मतांतर और अलग संवेदनाओं के साथ दोनों एक दूसरे पर आलोचनात्मक भी रहते हैं। यह हमेशा मैं महसूस करता हूँ। तो दो तीन बात जो सामने आई जिसमें कि मैं चूंकि समकालीन कथा परिदृश्य पर ज्यादा बात रखना चाहूंगा। अमरकांत के बाद अमरकांत की कहानियों पर, उनकी विरासत पर चर्चा तो काफी हुई है। और अमरकांत की मैंने पूरा उनका नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ जो चर्चित कहानियां पढ़ी है इन्हीं हथियारों से मैंने शुरू किया था। सूखा पत्ता मैंने पढ़ा जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। सूखा पत्ता जो उनका उपन्यास है जिसकी तुलना रघुवीर भारती की गुनाहों की वीरता से भी अक्सर की जाती है, लेकिन वो रोमानी उस ढंग का नहीं है जैसा कि आप देखेंगे कि रघुवीर भारती का रोमानी है। इसमें थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा सशक्त रचना मुझे लगती है ये सूखा पत्ता। कुछ बहाने और व्यक्ति जो और भी दो कहानियां की चर्चा अक्सर होती है, जैसे गोपाल का भोजन है और उनकी जो जिंदगी और जोक कहानी है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात से मैं शुरू करता हूँ कि जब मैंने वो कहानी बीए में एक दुनिया समानांतर पुस्तक से पढ़ी, इसमें 22-23 कहानियां हैं। राजेंद्र यादव के संपादन में बहुत अद्भुत संग्रह है। उससे अच्छा संग्रह मुझे नहीं लगा कि कोई इतना अच्छा नई कहानी आंदोलन का संग्रह रहा। उस संग्रह में जो वो कहानी मैंने पढ़ी तो उस समय क्या बीए में मेरी समझ नहीं होगी हिंदी साहित्य के बारे में, लेकिन वो कहानी मुझे अचानक इतना छू गई कि मुझे लगा कि ये कहानी तो अद्भुत रचनाकार है। उस बाद मैंने कई कहानियां उनकी खोजी और पढ़ी। हत्यारे कहानी की चर्चा बहुत हुई है। हत्यारे कहानी अद्भुत कहानी है। वो उस दौर में जब आजादी के बाद के सपने खत्म हो रहे थे और भ्रष्टाचार और तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे वो तो आजादी के दौरान ही शुरू हो गए थे। रेणु का उपन्यास मैला आंचल में स्पष्ट रूप से पावन दास की हत्या के साथ जो परिदृश्य से उभर रहा है और जिस तरह से काला बाजारी का पूरा परिदृश्य है, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि वो पूरा समय ही एक तरह से आजादी के आंदोलन के बाद से ही वैसा शुरू हो गया। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हत्यारे कहानी में जिस ढंग से युवाओं का की दिशाहीनता उसको लेकर के जो बातें तो हुई ही है, और कहानियों में मैं दो तीन बातें उसमें थोड़ा और ऐड करूंगा। उनकी जो कथा भूमि है, उनका जो यथार्थ है देखने का, और आज के जो समकालीन समय का यथार्थ है, दोनों में क्या अंतर आया है। और आज के क्या रचनाकार उतने सशक्त नहीं है। आज के रचनाकार कहने का मतलब है कि आज दो तीन पीढ़ी के रचनाकार एक साथ सक्रिय है। यहाँ हमारे सामने दो तीन वरिष्ठ कथाकार हैं जो कि आगे आज भी लिख रहे हैं। उसके बाद की भी एक पीढ़ी है जिसमें कई नाम हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि उमा शंकर चौधरी, गीता श्री, लीलाक्षी सिंह, ये सभी तो हैं ही। और नामों में नंदेश्वर जी यहाँ हैं ही, कंटूर दीक्षित हैं, शंकर हैं, चंद्र किशोर जायसवाल हैं, जयनंदन हैं। बिहार की बात करें तो बहुत सारे हैं, ऋषिकेश सुलभ जी थे यहाँ। तो वो उनकी भी कहानियां और भी लोग हैं, उन सारी कहानियों को अगर जो भी पढ़ता हूँ या जो भी देखता हूँ तो ये हमेशा सामने आता है कि आज के समकालीन समय का यथार्थ बहुत जटिल हो गया है। और जटिल यथार्थ को व्यक्त करने के लिए जैसी भाषा इजाद करनी चाहिए वैसी भाषा क्या नए कथाकार या समकालीन दौर के कथाकार कर रहे हैं, वो अमरकांत से कितना उन्हें लेना चाहिए। इससे पहले बात हुई कि सारी चीजें
स्वीकार नहीं होती और किसी की नकल करना भी सही नहीं है। मैंने स्वयं स्निग्ध सर से पढ़ाई लिखाई की थी, तो वो अक्सर कहते थे कि भाई रेणु की नकल करने का मतलब है नष्ट हो जाना। रेणु के क्षेत्र के लेखक होने के नाते कि रेणु से आप आगे जाना चाहते हैं या उससे अलग दिखना चाहते हैं तो उनकी नकल करके आप नहीं जा सकते। तो यहाँ ये मैं कहूंगा कि यथार्थ के लेयर और उसकी भाषा, ऋषिकेश सुलभ जी ने भी एक बात कही कि भाषा जो याद होगी वह कथ्य के भीतर से ही आएगी। कथ्य के बाहर जो जार्गन्स या उठाव या भाषा की कारीगरी नहीं चलेगी। और इसको लेकर के मैंने कई लोगों से बात की, क्या यह सही है या गलत है, या भाषा की जो कारीगरी आज के लेखक दर्ज कर रहे हैं, जिसमें अभी एक नया संग्रह आया है कैफी हाशमी का, और जिसमें तो दीक्षित सर ने भी उसकी एक भाषा है या कोई उन्होंने की है उस पर, वो सिया बटर कहानी संग्रह पे, कि उनकी भाषा जो है एक अलग ढंग की भाषा है, मीनाक्षी सिंह की भाषा अलग ढंग की भाषा है। अभी नितेश प्रियदर्शी जी को सम्मान मिला उनकी कहानी, उनके कहानी संग्रह पर, ये लोहे का बक्सा और बंदूक, बहुत अद्भुत कहानी संग्रह है। तो क्या नई पीढ़ी अमरकांत के चिन्हों पर न चलते हुए भी, या कहिए कुछ हद तक उसको स्वीकार करते हुए कि आगे नहीं प्रस्थान कर रही है? मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं हमेशा नई पीढ़ी और नई चुनौतियों का समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि नई पीढ़ी के सामने एक अलग ढंग की चुनौती है जो पहले की पीढ़ी के पास नहीं है। आज टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह तमाम तरह की चीजें आ गई हैं जो कि पुरानी पीढ़ी के लोग, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो बहुत उन्होंने सशक्त कहानियां लिखी हैं, तो शायद वो उस ढंग की बातें नहीं मतलब कैच कर पाते। पुरानी पीढ़ी के लोग अभी भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी के प्रति उसमें उदार भी नहीं है और वो उस ढंग को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। और मैंने हमेशा आलोचनाएं सुनी है इस संबंध में। मेरा इसमें मेरी दूसरी राय है। मुझे लगता है कि बदलते हुए समय के साथ ही आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं, और बदलते हुए समय को आप रोक नहीं सकते। यथार्थ के जो बदलते हुए रूप है उसको रोका नहीं जा सकता। अब ये है कि जो तमाम चुनौतियां उसके साथ कैसे नया कहानीकार निपट रहा है। आज जितनी सूचनाओं की हमारे पास चुनौतियां, सूचनाएं इतनी हमारे पास आ रही, उन सूचनाओं के दौर में कोई भी घटना हो जाए, कितनी भी हृदय विदारक घटना हो जाए, हमारे पास उसकी संवेदना नहीं पहुंचती। तो उन संवेदनाओं को एक लेखक, एक रचनाकार कैसे पहुंचाएगा? वो उसके पास एक काव्यात्मक भाषा या एक अलग भाषा उसको इजाद करनी पड़ेगी। यथार्थ के इतने रूप हैं कि कोई भी बड़ा रचनाकार भी यथार्थ के सारे रूपों को नहीं पकड़ पाए। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो कथा परिदृश्य में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, पुरानी पीढ़ी भी अपने ढंग से नई पीढ़ी को ट्रेंड कर रही है, अपनी कहानियों के बदौलत वो भी आईना दिखा रही है कि हाँ देखो ये एक कहानी का ये साफ सपाट सीधी कहानी भी मार्मिक और बहुत आपको अंतःस्थल को छू सकती है, बहुत अच्छी यथार्थवादी कहानियां हो सकती हैं। आप अगर अलग ढंग की बातें कर रहे हैं तो आप भी कोई गलत रास्ते पे नहीं है। मुझे लगता है कि हर 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 नया रचनाकार अपने ढंग से यथार्थ को देखता है, अपने ढंग से चीजों को देखता है। मैं इस संदर्भ में कुछ कहानियों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि आज की नई पीढ़ी या कहिए कि बीच की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कहानियां लिखी हैं। और उसमें उन कहानियों में अगर हम देखते हैं तो एक कहानी मनोज रूपड़ा बहुत बहुत चर्चित कथाकार है, उनकी कहानी तो कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे एक साज नासाज कहानी जो लगी वो अद्भुत कहानी। उसका जो आप देखिएगा कि शिल्प गठन भी अद्भुत है और उसमें जो बात कही गई है, जो संवेदना का लेवल है, वो भी बहुत अद्भुत कहानी। और भी जैसे मैंने एक चर्चा में इधर नहीं आई कहानी, रेणु यादव को इधर सम्मान भी मिला था, उनका एक संग्रह आया काला सोना, जो अभी शिलाल शुक्ल स्मृति सम्मान मिलता है। उसमें जूनियर को भी अभी उन्होंने लगाया, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार वो इधर मिला। तो मैंने उनका संग्रह मंगाया
और जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अद्भुत कहानियां हैं, क्योंकि कुछ का आप इतनी चीजें लिखी जा रही हैं कि वो कहानियां हमारे बीच से छूट जा रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं कि ये चीजें नहीं अच्छी हो रही हैं या चीजें बहुत गलत, तो मुझे इस थोड़ी सी आपत्ति है। तमाम आपत्तियों के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी हमारी पहुंच के आगे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, हम नहीं पढ़ पा रहे, ये हमारी सीमा भी है। चीजें अच्छी लिखी जा रही है, आज के समय भी नए नए सिक्कों में चीजें अच्छी लिखी जा रही है। और मैं अभी जो मिसेस प्रियदर्शी की कहानी आई, वो संग्रह आया, उसमें कहानी सहिया है, अद्भुत कहानी है गाँव के घर। जो मतलब मुझे लगता है कि इन चीजों की चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि जो पूरी हमारी कथा लेखन की परंपरा है उसके आगे वो कैसे चीजें बढ़ती। आज का समय विमर्शों का भी समय है, और विमर्श कोई गैरवाजिब सवाल पेश नहीं कर रहे हैं, वो एकदम सही सवाल पेश कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी हाशिए पे छूट गए, जिनकी आवाज सुनी ही नहीं गई, उनका पक्ष भी तो हो सकता है। तो उनके पक्ष में जो कहानियां आ रही हैं, स्त्री जिन चीजों को हम आप इस सत्ता के ढांचे में जाकर जिन चीजों को नहीं देख पाते, उनको इसके आप देख रहे हैं। और उन कहानियों पर अगर बात करें, नई लेखिकाओं में हमारे ही कॉलेज की है ट्विंकल रक्षिता, उसकी कहानी हंस कथा सम्मान में सम्मानित हुई। वह भी अद्भुत सत्ता के विरोध की भी कहानी आप कह सकते हैं। आप देखते हैं कि उसमें पिता पर ही एक तरह से उनके जुल्म और उनको उनके सितम को लेकर जब पिता मर गए उस पर भी उसकी कमेंट है। और जब कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कि यथार्थ का एक नया रूप है जिसको कि हम नहीं देख पाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो समकालीन कथा का परिदृश्य है उसमें एक साथ तीन तीन पीढ़ी के लोग शिरकत कर रहे हैं। और एक चीज मुझे हमेशा लगता है कि कथा में कहानी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां प्रयोग किए जा सकते हैं वहां प्रयोग किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत चीजें टूटती हैं। पुरानी चीजें जो ढांचे में बंधी हुई चीजें होती हैं उसको तोड़ना जरूरी होता है। और नए साहित्यकार अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उन पर प्रयोगों का स्वागत भी होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात मुझे हमेशा लगती है कि हर रचनाकार अपना समय देखता है, अपने समय में उसकी प्रतिक्रिया उसके स्वाभाविक मन स्थिति के अनुसार होती है। एक ही समय में कई रचनाकारों के अलग अलग तेवर होते हैं। एक ही समय में नई कहानी आंदोलन के समय में कुछ महानगर के अलग कथाकार थे, ग्रामीण संरचना के अलग कथाकार थे, उनकी अलग संरचना थी। रेणु अलग मिजाज से लिख रहे थे, वो उन्हीं दौर के लेखक थे। मार्कंडेय अलग ढंग से लिख रहे थे, शेखर जोशी अलग ढंग से लिख रहे थे। तो आज भी हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिख रहा है। और एक तरफ बहुत पुरानी पीढ़ी के भी लोग एक साथ शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्यम जो अधिक 50 के वय के हो गए उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, तो वो भी अपने ढंग से अपने यथार्थ को देख रहे हैं, अपने समय को व्यक्त कर रहे हैं। और आज भी नई पीढ़ी के या युक्तम पीढ़ी के लोग इसको कहते हैं, वह अपने अनुसार चीजों को देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि समकालीन कथा का जो परिदृश्य है वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। और उन सारी परंपराओं को अलग अलग ढंग से लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अमरकांत जी को याद करते हुए आज हम उनकी परंपराओं को या उनकी लेगेसी को या उनका जो भी उनकी है धरोहर या उनका जो स्टाइल है, तो उनको भी हम याद करते हैं। साथ ही साथ समकालीन जगत में लिखने वाले जो भी रचनाकार हैं उनको भी पढ़ा जाना चाहिए, उनको भी देखा जाना चाहिए। हमारे साथ मंच पर ही बैठे कथाकार है, उनकी कहानी राइफल की पढ़ी मैंने, तो वो भी अद्भुत कहानी लगी मुझे। तो ऐसा नहीं है कि अभी समकालीन जगत में चीजें नहीं लिखी जा रही हैं। समकालीन दौर को और अच्छे ढंग से उसकी आलोचना करने की जरूरत है, उनको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। और हमारी पुरानी पीढ़ी से हमारी ये आकांक्षा रहती है वो नई पीढ़ी को गाइड भी करें, देखें भी कि उनमें क्या है।
और उनसे संवाद भी करें और उनके साथ उनकी जो दिक्कतें हैं या उनका कुछ मतलब एक तरह से मनोबल भी बढ़ाए। और ऐसे कई लोग करते भी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नई पुरानी पीढ़ी दोनों में यह संवादहीनता जो आज के समय में हो गई है और लिखने पढ़ने की जो दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, वो दुनिया आगे बढ़े, निरंतर संवाद होता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अमरकांत जी की को पुनः स्मरण करते हुए उनके 100 साल के मतलब उनका जिनकी जो जयंती मनाई जा रही है 100वें साल में है, उनको स्मरण कर